देखते ही देखते मस्ती में माहिका को वहां रहने आए 1 साल बीत चुका था। 1 साल में वो जैसे वहां की ही होकर रह गई थी। एक अदृश्य डोर उन सभी के बीच बन चुकी थी। माहिका अर्जुन के लिए पागल सी बेस्टी, तो जतिन के लिए लड़ाकू बहना, आसिमा आंटी और सरा के लिए प्यारी सी गुड़िया, तो कबीर के लिए एक अपना अजनबी। माहिका को अपने प्यार का एहसास हो चुका था और वो बस मौका तलाश रही थी उसे बताने का। पर पहले उसने ठान रखा था कि कबीर को नफरत क्यों है। मोहब्बत से वो ढूंढ कर रहेगी और उसकी नफरत पर अपने प्यार की बरसात करेगी। सबकी जिंदगी पटरी पर चल रही थी। अर्जुन अपनी इंजीनियरिंग में व्यस्त था तो जतिन ने एक फोटोशॉप कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। स्वरा जहां अपने अनाथालय में बिजी थी, वहीं कबीर ने यूट्यूब पर अपना चैनल खोल दिया था और उसमें सिंगिंग वीडियो डालता था। साथ ही रोड साइड कॉन्सर्ट में भी उसे मौका मिल चुका था। यामिनी और माहिका का डिप्लोमा कोर्स पूरा हो चुका था और दोनों की ही एक छोटी सी कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए नौकरी ले चुकी थी। दोनों की ही नई नई नौकरी थी। आसिमा आंटी अब भी सब पर अपना प्यार बरसाती रहती, प्यार से अपने परिवार की मालकिन थी। जतिन के घर वालों ने उसकी और सरा के लिए रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी और रख चुकी जतिन नौकरी पर भी लग चुका था। इसलिए आसिमा आंटी और जतिन के घर वाले मिलकर उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करने वाले थे। अर्जुन और यामिनी में भी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी, पर दोनों नज़दीक अक्सर लड़ने के लिए ही आते थे और उन दोनों की लड़ाई भी माहिका को लेकर ही होती। माहिका ने अपने सारे बर्थडे गिफ्ट्स भी बहुत संभाल कर रखे हुए थे। अर्जुन का दिया ब्रेसलेट, कबीर का दिया हुआ लॉकेट तो वो कभी उतारते ही नहीं। अर्जुन तो उसे चिढ़ाया भी करता कि अगले साल हम देने वाले हैं गिफ्ट्स, तुझे ऐसा मत सोच कि ये आखिरी थे। माहिका की जॉब शुरू होनी थी, उससे पहले वो वापस दिल्ली चली गई थी अपने माँ पापा से मिलने। चूँकि इस 1 साल में उसने बहुत कम बार उनसे मिल पाई थी। वो माँ, अब परसों तो मैं फिर चली जाऊंगी, अपनी जॉब में बिजी हो जाऊंगी, तो कहीं घूमने चले। वैसे भी स्वाति भी आई हुई है, माहिका ने कहा। स्वाति उसकी कजिन बहन थी। गुड आइडिया, माँ से चलते हैं ना प्लीज़। स्वाति ने भी माहिका के सुर में सुर मिलाया। उन दोनों की बात मान वे लोग घूमने जाने को तैयार हो गए। पर तभी माहिका के पापा को पता लगा कि गाड़ी खराब थी, इसलिए बाइक पर माहिका के माँ पापा और स्कूटी पर माहिका और स्वाति चल पड़े। उन लोगों ने पहले एक पिक्चर देखी, फिर महंगी होटल में डिनर किया, साथ में टाइम स्पेंड किया करते हुए मस्ती भी बहुत कर रहे थे। फिर वे लोग घर के लिए निकल गए। माहिका के पापा से इजाज़त लेकर माहिका और स्वाति स्कूटी पर ही एक चक्कर लगाने निकल पड़े थे कि उनके पीछे 3 लफंगे बाइक सवार पीछे पड़ गए। दोनों उनसे बचने के लिए टर्न लेते लेते बहुत ही सुनसान इलाके में पहुंच चुकी थी। उन बाइक सवारों ने रास्ते पर आगे कील फेंक दिए, जिससे उनकी स्कूटी पंचर हो गई थी। अब क्या करें? स्वाति ने डर कर पूछा। सुन, तू हाई जंपिंग में माहिर है, पीछे की दीवार से कूद जा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी को मदद के लिए लेकर आ। पॉसिबल हो तो पुलिस को ही लेकर आइए, तो मैं तब तक इन्हें उलझा दूंगी, माहिका ने कहा। पर तुझे अकेला ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जा प्लीज। स्वाति सिर हाँ में हिलाती और माहिका को अपना ख्याल रखने का बोल दीवार फांद कर दूसरी ओर भाग गई। माहिका को अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी, पर चेहरे पर वो दिखाना नहीं चाहती थी। उसने वहाँ पड़े लकड़ियों में से एक उठा ली थी, पर 4 आदमी और वो अकेली। स्वाति जल्दी से दौड़ती हुई जा रही थी। वो हाँफ भी चुकी थी, पर उसके पैरों को उसने रुकने नहीं दिया था। वो जल्द से नज़दीक के एक पुलिस थाने में पहुंची और उसने सारा मांजरा समझाया। गनीमत था कि वो पुलिस ऑफिसर यामिनी का भाई राघव ही था, जो दिल्ली के उस थाने का हेड था। स्वाति पर तब तक माहिका की माँ का भी फ़ोन आ चुका था। उसने रोते हिम्मत कर सारी बात बताई तो माहिका की माँ बेतहासा रोने लगी। उसके पापा का भी दिल पसीज गया था। आखिर जवान बेटी थी। वो लोग भी तुरंत उस जगह पहुंचने निकल गए। पुलिस, स्वाति, माहिका के माँ पापा सब उस जगह पहुंच चुके थे, पर वहाँ माहिका या उन लड़कों का नामो निशान भी नहीं था। माहिका की माँ रोती हुई स्वाति के पास आई और उसके कंधे पकड़कर हिलाती हुई रोने लगी और बिलखते हुए कहने लगी, कहाँ है मेरी बच्ची, बोलना कहाँ है? अरे चुप क्यों है, बोलना। पुलिस ने आसपास ही छानबीन शुरू कर दी थी। एक कोने में खून की धारा बह रही थी और वहीं
माहिका का फ़ोन और उसके गले का लॉकेट पड़ा हुआ था। काफ़ी देर तक छानबीन के बावजूद कुछ सुराग न मिल सका था। सुबह भी होने आई थी, तभी इंस्पेक्टर राघव के फ़ोन पर कॉल आया। सर, हमें उस लड़की माहिका का पता लग चुका है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसे फ़िलहाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कुछ देर बाद सब लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आईसीयू में एडमिट माहिका को देखकर सबका दिल पसीज रहा था। राघव भी उसे पहचान चुका था, क्योंकि उसकी कई दफ़ा यामिनी की वजह से माहिका से मुलाकात हुई थी और 2-3 बार माहिका उनके घर भी आ चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर आए, सब उनके पास पहुँचे। देखिए, पेशेंट की हालत फ़िलहाल नाजुक है। बहुत बुरी तरह से दरिंदगी हुई है। इस वजह से काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है और उनके पेट, गले और छाती पर काफ़ी जलने के निशान भी हैं, जो शायद जलती हुई सिगरेट से बनाए हुए हैं। बाकी हम अभी कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ, उनकी जान को खतरा नहीं है। डॉक्टर तो कहकर निकल गए, पर पीछे से सब टूट गए थे। माहिका के माँ पापा को किसी चीज़ का होश था ही नहीं। वे लोग बेसुध से पड़े हुए थे। वहीं कोने में स्वाति भी बुरी तरह रो रही थी और खुद को कोस रही थी कि सब उसकी वजह से हुआ। एक कांस्टेबल ने आकर राघव को सब सूचना दी। हम जहाँ छानबीन कर रहे थे, उससे लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर कस्बे में से हमें फ़ोन मिला था। वहाँ के लोकल में से किसी ने फ़ोन किया था और शायद उनके आने की भनक उन हैवानों को लग चुकी थी, इसलिए मिस माहिका को वैसे ही छोड़कर वे लोग भाग निकले थे। तभी पुलिस के पास रहा। माहिका का फ़ोन बचा। राघव ने नाम देखा तो उसकी बहन यामी का ही कॉल था। उसने हिम्मत करके फ़ोन उठाया, यामिनी को अपने दोस्त की हालत से वाकिफ़ किया। मीडिया वाले भी मौजूद थे। हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर थी कि आखिर देश की बेटी कब सुरक्षित होगी। उस तरफ मुंबई को में सबको ये पता लगते ही सब भी बहुत टूट चुके थे। उन सबकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ माहिका का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, सब झूठे। मेरी माही एकदम ठीक होगी। हमें अभी उसके पास जाना चाहिए। अर्जुन भी पगला चुका था। जतिन और कबीर तो बेसुध ही हो चुके थे। अर्जुन के कहने से सब जल्दी से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। सर, आपको लगता है कि ये केस सच में एक रैप केस है? राघव के पास आकर एक कांस्टेबल ने कहा। राघव के घूरने से वो सकपका गया और लड़खड़ाती जुबान में आगे बोला, सर, मेरा मतलब था सर कि 2 साल पहले भी ऐसे ही केस आया था और तब लड़की को फांसी मिलने के बाद पता लगा था कि लड़की ने पैसों के लिए सब तो। राघव ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोला, माना कि हर लड़का गलत नहीं होता, पर हर लड़की भी गलत नहीं ही होती। जैसे कुछ हैवानों की वजह से सारे लड़कों को बदनाम नहीं कर सकते, ठीक वैसे कुछ गोल्ड डिगर की बदौलत सब लड़कियों को एक नहीं आंक सकते। और वैसे भी अगर फिर भी तुम्हें ये झूठा केस लग रहा है तो लड़की के बाप पर नज़र मार लो बस। वो कांस्टेबल कुछ नहीं बोला और सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाता सैल्यूट कर चल दिया। फिर राघव ने एक नज़र माहिका के माँ पापा पर मारी और फिर एक नज़र आईसीयू के दरवाजे को देखा। सबसे पहले फ़्लाइट पकड़कर अर्जुन, कबीर और सब दिल्ली पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट से ही सीधे सब अस्पताल चले आए। अर्जुन तो लगभग दौड़ता हुआ ही आईसीयू तक पहुंचा था, पर अंदर कोई पेशेंट नहीं था। आसपास भी सिर्फ डॉक्टर्स, मेरा पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस थे। तभी यामिनी को अपना भाई राघव दिखा। वो लोग तुरंत उसके पास पहुंच गए। भैया, माही कहाँ है? यामिनी ने हड़बड़ाहट में पूछा। उन सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे और गालों पर सुख के आंसू सूख चुके थे। यहाँ तक कि आसिमा आंटी भी रो चुकी थी। बस अर्जुन और कबीर दोनों के ही चेहरे पथरीले थे। अर्जुन बस सब झूठा ठहराना चाहता था और कबीर के मन में क्या था ये तो पता लगाना मुश्किल था। राघव ने यामिनी को गले से लगा लिया। उसकी बाहों में चाहते ही यामिनी फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने उसका सिर सहलाते हुए सबसे कहा, डॉक्टर के कहे अनुसार माहिका को कोई ज़्यादा फिजिकल इंजरी नहीं हुई है। चेहरे और कलाइयों पर कुछ कट्स हैं और बॉडी पर सिगरेट से बनाए बर्न मार्क्स हैं, जिस पर ट्यूब लगा दी गई है और शायद कुछ झड़प होने के कारण सिर पर हल्की चोट है और बाकी तो ब्लड लॉस है ज़्यादा, जिसके लिए उसे बोतलें चढ़ रही हैं। बाकी कुछ मेन था नहीं था, इसलिए उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और कहा है कि 1 आधा घंटे में वो होश में आ जाएगी। फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, पर मेंटली उसकी हालत हम सब सोच भी नहीं सकते।
आगे कुछ बोलना राघव से सही नहीं समझा राघव ने। यामिनी तब तक उससे अलग हो चुकी थी और अपने आंसू पोंछ रही थी कि अचानक से अर्जुन ने राघव की कॉलर पकड़ दी। समझ क्या रखा है अपने आप को आपने, हम सबको? आप माही के बारे में कुछ भी घटिया बकवास करोगे और हम सुन लेंगे। हाँ, कुछ नहीं हुआ माही को, और अगर एक लफ्ज़ भी उसके बारे में ऐसा कुछ बोले ना तो मैं जान से मार दूंगा। अर्जुन ने तुरंत उसकी गिरेबान छोड़ी और नॉर्मल वार्ड जहाँ माइको को शिफ्ट किया गया था उस ओर दौड़ गया। सॉरी भैया, वो यामिनी ने कहना शुरू किया था कि राघव ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। माफ़ी की ज़रूरत नहीं कहकर राघव ने अर्जुन जिस ओर भागा था वहाँ देखा, फिर ठंडी सांस लेकर दूसरी ओर चल दिया। बाकी सब अर्जुन के पीछे चल दिए। जय हिंद सर, डीएसपी सर से बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक छानबीन कर सकते हैं और फिर केस रफा दफा करना पड़ेगा। पार्टी का प्रेशर, 1 महीने बाद इलेक्शन है तो केस रफा दफा नहीं होगा। जिसको जो बोलना है जो करना है कर दो। वो लाचार माइका से जुड़े लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी समाज भी बातें बनाने और सहानुभूति जताने अलावा कुछ कर नहीं पाएगा। जो करना है वो हमें ही करना है। हमारी छानबीन शुरू रहेगी। उस कस्बे के आसपास की सभी जगहों पर नज़र रखो और हाँ, बाइक के नंबर प्लेट से ओनर की डिटेल्स। राघव ने कहा। सर, ओनर की डिटेल्स निकल चुकी है कहकर उस कांस्टेबल ने एक फाइल राघव को पकड़ा दी, फिर वहाँ से चलता बना। अर्जुन ने वार्ड के बाहर पहुंचा तो वहाँ माहिका के पापा और माँ और स्वाति बैठे हुए थे। आप लोग अंदर क्यों नहीं हैं? अर्जुन ने सबको बाहर देखकर हड़बड़ी में पूछा। इस 1 साल में माहिका के माँ पापा अर्जुन सहित सबको बहुत अच्छे से पहचान चुके थे। वो लोग 1 हफ्ता भी उनके साथ मुंबई में गुजार चुके थे। बेटा वो नर्स है तो आगे का सुनने के लिए अर्जुन रुका ही नहीं। जैसे उसने नर्स को बाहर आते देखा वो तुरंत अंदर जा पहुंचा। अंदर माहिका भी जान से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी और साथ ही उसे बोतल चढ़ाई जा रही थी। उसे इस तरह देखकर अर्जुन संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर वहीं दीवार के सहारे गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाकी सब भी तब तक उसके पीछे अंदर पहुंच चुके थे। माहिका के चेहरे पर, गाल पर दाईं तरफ एक गहरा कट था और सिर पर पट्टी। सिर्फ इतना ही देखकर ही यामिनी, शरा और आसिमा आंटी रो पड़े। जतिन या किसी और को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कबीर माहिका के पास आया। उसने उसके गाल के कट पर और फिर सिर की पट्टी पर अपना हाथ हल्के से फिराया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तुरंत ही घूमकर वो वार्ड से बाहर आ गया। तब तक नर्स भी वापस जा चुकी थी और उसने माहिका को ट्यूब लगानी है आ चुकी थी और उसने माहिका को ट्यूब लगानी कहकर सबको बाहर भेज दिया। कबीर वार्ड से थोड़ी दूरी पर एक बेंच पर बैठा था। अर्जुन वहीं आकर उसके बगल में बैठ गया। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। जी तो कर रहा है कि अभी उन हैवानों को पकड़कर मार दूं। सालों की हिम्मत भी कैसे हुई माही को छूने की उनकी। तो मैं पूरे जोश और गुस्से में अर्जुन खड़ा हो चुका था, पर कबीर ने उसे वापस बिठा दिया और उसका हाथ दबाकर बोलने लगा। तुम्हें क्या लगता है गुस्से सिर्फ तुम्हें आ रहा है? उधर देखो, हम तो फिर भी माहिका को 1 साल से जानते हैं और इतना टूट रहे हैं, पर वो उसके बाप को देखो। उस इंसान ने 20 से भी ज़्यादा साल पाला है। उस लड़की को अपनी उंगली पकड़कर उसे चलाना सिखाया, उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया है, उसे अपनी राजकुमारी का दर्जा दिया। क्या उसे गुस्सा नहीं आ रहा होगा? क्या उसका मन नहीं होगा उस हैवानों को मारने का? माहिका की माँ को देखो न, और तो उन औरत ने उस लड़की को अपने कोख में 9 महीने पाला है। उस पर अब तक ढेरों प्यार और लाड बरसाया। क्या उन्हें ऐसा करने का मन नहीं कर रहा होगा? क्या उनमें गुस्सा नहीं है? उनके अंदर भी गुस्सा भड़क रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें भी टूटना है, पर गुबार बाहर निकालना है अपना। पर वो चुप हैं। क्यों? सिर्फ अपने बेटे के लिए। सोचो, जब माहिका उठेगी और तुम्हें, अपने माँ बाबा को, अपने दोस्तों को ऐसे देखेगी तो कहीं खुद से नफरत करने लगी तो पहले वो टूट चुकी होगी और उस पर हम उसे संभालने के बजाय खुद टूटेंगे तो उसका क्या होगा? खुद को स्ट्रांग रखो अर्जुन, खुद को स्ट्रांग रखो। सफ़र चाहे कितनी भी चुनौतियों से भरा हो, पर हमें स्वयं रख कर उन्हें पार करना है, ना कि उनसे घबरा कर टूटना है। रोना सही है, टूटना भी सही है, पर फिर खुद को ना संभाल पाना ये सही नहीं है। सबको अपने किए का फल मिलेगा। पुलिस ढूंढ ही रही है, वे बच तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। बस जो बेवजह तड़प रही है, हमें फ़िलहाल उसे साथ देना है। अर्जुन कबीर के गले लग गया और बोला,
कैसे भाई, कैसे कर लेते हो आप ये? मैंने आपकी आंखों में माही के लिए चाहत देखी है, उसके बावजूद आप इतने संभले हुए हो कैसे? कबीर बस उसकी पीठ पर हाथ फिराता रहा। उसकी भी पलकें नम थी, पर उसे पता था कि अगर वो रोया तो उसे खुद को संभालना मुश्किल होगा, और फिर अभी तो माहिका के होश में आने के बाद उसे भी तो संभालना है। अर्जुन उससे अलग हुआ और बोला, सही है भाई, अब आप देखिए, मैं नहीं रोने वाला। मैं करूँगा फिर से पागलपंती, जिसे देखकर माही को वापस एकदम पहले जैसी होना ही पड़ेगा। नहीं बच पाएगी वो मुझसे। फिर दोनों हल्का मुस्कुरा पड़े। शायद ये हल्की सी मुस्कान ही आगे के अंधेरे को चुनौती देकर चांद की रोशनी बिखेरने के लिए काफ़ी थी। नर्स के जाने के बाद अर्जुन, कबीर, जतिन, यामिनी और माहिका के माँ पापा वार्ड के अंदर थे। माहिका को हल्का हल्का होश आना शुरू हो गया था। वो हाथों की उंगलियों को हल्के से हिला रही थी और उसकी बंद आंखें भी थोड़ी बहुत हिल रही थी कि अचानक माहिका एकदम से चिल्लाकर उठ बैठी। माहिका को धीरे धीरे ही होश आ रहा था कि वो अचानक से चिल्लाकर उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर सबका कलेजा जैसे मुंह में आ गया हो। माहिका ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। लग रहा था जैसे वो अधबेहोशी की हालत में भी उसने अपने हाथ से ड्रिप जो खून चढ़ने के लिए लगाई गई थी खींचकर निकाल दी और अपने दोनों हाथों से अपना सिर और बाल पकड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जो चीखें उसकी उस रात उन दरिंदों के नीचे दब गई थी, आज वहीं चीखों का गुबार बाहर निकल आ रहा था। किसी ने उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। डॉक्टर और नर्सें ने जैसे तैसे उसे पकड़कर इंजेक्शन दिया, जिससे वो शांत हो गई और वापस से सो गई। फिर उसकी कलाई कॉटन से साफ करके उन्होंने ड्रिप फिर से लगाई। इनकी मेंटल कंडीशन हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। फ़िलहाल के लिए तो इन्हें इंजेक्शन देकर सुलाया गया है। 1-2 घंटे में फिर से होश आया जाएगा, कहकर डॉक्टर तो चले गए। फिर सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे पीछे। और क्या उम्मीद कर रहे थे हम कि उठकर वो हंसने लगेगी या पहले जैसी नॉर्मल मिलेगी, कहकर अर्जुन वही दीवार के सहारे बैठ गया। उसने अपना मुंह ऊपर की ओर कर लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से 2 बूंद लुढ़क कर उसके गाल से होते हुए नीचे गिरने लगे। उस बाइक के नंबर प्लेट से निकाले गए ओनर की डिटेल्स की मदद से पुलिस ने तुरंत ही मिस्टर खुराना के घर जाकर उनके 2 बेटों को, एक भतीजे को अरेस्ट कर लिया था। उनके पास उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी था, और तो और सबूत भी, क्योंकि सड़कों पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरों की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। मिस्टर खुराना ने बहुत आनाकानी की और पुलिस पर हद दर्जे के इल्ज़ाम भी लगाए और अपने बेटों को जागीर दिलाकर छुड़ा लेने का भी कहा। पर जब मिसेस खुराना वहां पहुंच गए तब सारा मामला ही जैसे ख़त्म हो गया। मिसेस खुराना ने साफ शब्दों में कह दिया था, इन लड़कों से अब हमारा कोई वास्ता नहीं। इन्हें ना हम पहचानते और ना ही ये हमें। आप इन्हें ले जा सकते हैं इंस्पेक्टर, और उन्हें इनके किए की कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकते हैं। कानून मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं ही यहीं इसी वक्त इसका खून कर देती। मेरी गोद कलंकित करके ना जाने इन्हें क्या मिला होगा। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद ही रहती। ये तो इंसान रहे नहीं, पर इन्होंने मुझे भी एक माँ के रूप से फैल कर दिया। आज ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर, ले जाइए। मिसेस खुराना वहीं बिलखती हुई गिर पड़ी थी। वो तीनों लड़के बस सिर झुकाए खड़े रहे थे। अपने किए का पश्चाताप तो उतना नहीं था उन्हें, पर एक बात का दुख बहुत गहराई से नजर आ रहा था उनके चेहरे पर। उनकी अपनी लाडली माँ ने आज उन्हें पराया कर दिया था। शायद इससे बेहतर सजा तो जेल में भी नहीं मिल पाती। मीडिया में भी हर जगह ये फैला हुआ था कि माहिका रेप केस की लिपस्टिक को किया दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट। राघव ने उसे जीप में डाला, उसे लेकर चल दिया। मिस्टर खुराना के घर से पुलिस स्टेशन पहुंचने तक बीच में एक सुनसान सी जगह पड़ती थी जहां एक तालाब था। राघव ने बाकी गाड़ियों को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया और खुद 3 और काबिल और भरोसेमंद कांस्टेबल के साथ उस जगह उन मुजरिमों को लेकर खड़ा रहा। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अर्जुन अपने बेचारों में खोया हुआ था कि उसके फ़ोन की लगातार बजती घंटी से उसका ध्यान भंग हुआ। उसने अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि इंस्पेक्टर राघव का कॉल था। जी सर। अर्जुन ने फ़ोन उठाकर कहा। उसकी आवाज़ में भी अब पहले जैसा चुलबुलापन अब बिल्कुल नहीं रह गया था। कबीर और जतिन को लेकर मैंने जो एड्रेस मैसेज किया है, वहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँच जाओ, सामने से राघव ने कहा। पर सर,
अर्जुन ने कहना शुरू ही किया था कि राघव ने उसे बीच में काट दिया और कहा, जितना बोला है उतना करो। फिर कॉल कट हो गया। अर्जुन ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, फिर उसने जाकर बात कबीर और जतिन को बताई। दोनों जाने के लिए सहमत हुए, पर उन्हें एक बेचैनी भी थी कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ तो। यामिनी से इस संदर्भ में उन्होंने बात की तो यामिनी के दिलासा दिलाने पर कि यहाँ कुछ भी हुआ तो वे तुरंत इन्फॉर्म करेंगी। तीनों ही इस तालाब के लिए निकल गए। वहाँ पहुंचकर राघव ने उन्हें बुलाया और उन्हें समझाने लगा, जो भी माहिका के साथ हुआ उसका बहुत गहरा दुख है तुम्हें, और पूरा गुस्सा भी उन रेपिस्ट पर, खासकर तुम्हें अर्जुन की तरह पॉइंट करते हुए, है ना। कोई कुछ नहीं बोला तो, पर अर्जुन ने सिर ऊपर नीचे हिला दिया। उसकी पलकें भी झुकी हुई थी। तो बस निकाल दो उस गुस्से को। उस पुलिस जीप को देख रहे हो, उसमें जो 3 लड़के हैं वही हैं वो तीनों। अर्जुन ने वहाँ जाकर पहली बार अपनी पलकें उठाई थी। उसकी आंखें पूरी लाल थी और उसमें बेहद गुस्सा भरा हुआ था। राघव उसकी आंखें देखकर मुस्कुराया। फिर उसने अपनी गन निकाली और अपनी ही बाँह पर गोली चला दी। बंदूक की आवाज़ सुन सबने एक साथ राघव की ओर देखा। राघव ने अपनी बाँह को अपने रुमाल से बांध लिया और फिर उन 3 कांस्टेबल की ओर इशारा किया। तीनों कांस्टेबल ने यस सर कहा और अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली और उसे प्लास्टिक से सही तरीके से ब्रेक कर अर्जुन, जतिन और कबीर के हाथों में पकड़ा दी। प्लास्टिक इसलिए ब्रेक किया गया ताकि उनमें से किसी की फिंगरप्रिंट ना पड़े बंदूकों पर। फिर राघव ने कहा, वो 3 और तुम 3, बस माहिका का हंसता चेहरा याद करो और सही फैसला करो। तीनों ने अपने हाथ की बंदूक को देखा, फिर सामने जीप में बैठे 3 लड़कों को जो अपने आसपास से बेखबर से झुकाए बैठे थे। तीनों ने फिर राघव की ओर देखा, जो राघव ने सिर हाँ में हिला दिया। तीनों ने फिर सामने बैठे लड़कों को देखा और उनके सामने माहिका का हंसता चेहरा तस्वीर की भांति आ गया। तीनों ने ही गन पॉइंट पर उन तीनों को रखा। शायद अर्जुन, जतिन और कबीर पहली बार ही बंदूक को हाथ लगा रहे थे, पर उनके हाथ काँप नहीं रहे थे। तीनों के अंदर कुछ था तो सिर्फ गुस्सा। तीनों एक साथ ही ट्रिगर को दबाया और फिर बूम बूम, तालाब के सारे कबूतर भी उड़ गए। अर्जुन, कबीर और जतिन का चेहरा जहां आंसुओं से भीग चुका था, वहीं राघव के चेहरे पर मुस्कान थी। आज तो कबीर भी इस हादसे के बाद पहली बार रो चुका था। राघव ने कहा, बैग, बहुत सही फैसला, और फिक्र ना करो, इन बंदूकों पर अब उन तीनों रेपिस्ट के निशान आ जाएंगे और मेरी चोट से ये साबित हो जाएगा कि उन तीनों ने पुलिस की गन छीन भागने की कोशिश की और मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए चला दी गोलियां, और इस बात का गवाह बनेंगे ये 3 कांस्टेबल। गेम ओवर। कबीर, अर्जुन और जतिन ने राघव की ओर देखा। उनके हाथ से बंदूकें कांस्टेबल ले चुके थे। उन तीनों ने आपस में एक दूसरे को देखा, फिर एक राघव को सैल्यूट कर दिया। राघव मुस्कुराते हुए और उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आगे की लड़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। फिर वो कबीर और जतिन की तरफ मुड़ा और बोला, और तुम दोनों भी मदद करना इस नालायक की अपनी बेइज्जती, और वो जतिन अपनी बहना, और तुम कबीर अपनी दुल्हनिया को जल्दी से नॉर्मल करो, और हाँ, शादी में इनवाइट करना मत भूलना। फिर राघव ने अपने हाथ की पहली 2 उंगलियों के आगे कर उन्हें सैल्यूट करता हुआ जाकर जीप में बैठ गया। अब उस जगह पर सिर्फ अर्जुन, जतिन और कबीर थे, भीगी पलकें और मुस्कुराते होठों के साथ। बेटा, आप लोग मुंबई से सीधे यहाँ अस्पताल में आए हो? ना ही आप लोगों ने कुछ खाया और ना पिया है, और ऐसे बैठे रहने से तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप लोग हमारे घर जाकर थोड़ा आराम कर लेते तो बेहतर रहता। कबीर, अर्जुन और जतिन के वापस अस्पताल पहुँचने पर माहिका के पापा ने ये बात कही थी। थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद यह तय हुआ कि पहले जतिन के साथ स्वरा, आसिमा आंटी और माहिका की माँ घर जाएंगी। फिर उनके आने के बाद माहिका के पापा, कबीर, अर्जुन और यामिनी सब इस बात पर सहमत होकर जतिन के साथ घर को लिवा लिए। उनके घर जाने के बाद यामिनी और माहिका के पापा अंदर वार्ड में माहिका के साथ ही रही। वहीं अर्जुन और कबीर बाहरी वेटिंग एरिया की बेंच पर बैठे। अर्जुन और कबीर ने अपना सिर दीवार से टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आज उनके गुस्से को सुकून जरूर मिला था, पर उनका दिल अभी भी बेजान था। दोनों की आंखों के सामने माहिका के साथ बिताए हर बेहतरीन लम्हे किसी चलचित्र की भांति गुजर रहे थे। तू नालायक का नालायक ही रहेगा ना, मतलब तू सुधर जाए ना तो दुनिया पलट जाए।
कहकर माहिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुक तो, मुझे नालायक बोलती है, पुटकी कहीं की, कहकर अर्जुन उसके पीछे दौड़ने लगा। माहिका भी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाती हुई भागने लगी। दोनों ही पूरे घर में इधर उधर दौड़ते जा रहे थे। नीचे लिविंग रूम से लेकर रसोई घर से लेकर सबके कमरों में सब तहस नहस करने के बाद ऊपर माहिका के कमरे में बिस्तर पर चढ़कर पिलो फाइट करने तक इधर उधर तमाशा करते हुए भागना और माहिका का जतिन के पीछे छिप जाना। फिर अर्जुन माहिका को पकड़ने घूमना और माहिका हर दफ़ा जतिन को बीच में ला देती। अर्जुन के फालतू प्लान्स को एक्सक्यूट करके कबीर और माहिका को नज़दीक लाना और हर बार की तरह कबीर का चिढ़कर माहिका को कुछ बोल देना और माहिका का जाकर अर्जुन की धुलाई करना। पता है तुम लोग तो अब मेरी ज़िंदगी में इतने खास बन चुके हो ना कि तुम लोगों को छोड़कर कहीं भी जाने का मन करता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस हमेशा हमेशा के लिए हम सब ऐसे ही एक साथ बने रहें। माहिका ने आसिमा आंटी की गोद में लेटते हुए कहा करती। हाँ तो हम लोग भी थोड़े भेज रहे थे तेरे को कहीं। हाँ वो बात अलग है कि वो तो तेरी हरकतें देखकर कुछ पागल खाने वाले या जू वाले पकड़ कर ले जाएं तुझे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। आइए आइस, तू कभी तो शाले मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल ले, छोटा नहीं हो जाएगा उससे, माहिका ने चिढ़ते हुए कहा था। वैसे तो बहन मैं तेरी तरफ ही हूँ, पर हाँ मुझे भी डर सताता है कि कहीं तुझे पागल खाने वाले सच्ची में उठाकर ना ले जाए। जतिन भी सुर में सुर मिलाकर बोल पड़ता। फिर कबीर कहाँ पीछे रहता, वो भी बोल पड़ता। वैसे पागल खाने वालों को भी पागल कर दे ऐसी प्राणी है ये। तीनों फिर एक दूसरे को हाई फाइव देकर हंसने लगती। शब के शब बेकार हो, मुझे बात ही नहीं करनी अब किसी से भी, कहकर माहिका मुंह फुला लेती। फिर कबीर, अर्जुन या जतिन हंसते हुए उसके सामने चॉकलेट या आइसक्रीम रख लेते और उसका मुंह वैसे ही उतर जाता। सर्दियों की तो हर रात आइसक्रीम पार्टी में ही बीतती। बारिश के मौसम में सब खिड़की के पास बैठ पकौड़ों का लिफ्ट उठाते। गर्मियों में एक ही कमरे में एसी चालू कर सब बैठकर पत्तों की बाजी लगाते। हर बार इनके साथ सरा और यामिनी भी जुड़ ही जाते। एक बार माहिका के पैर में बहुत गहरी चोट लग गई थी और उससे चला ही नहीं जा रहा था। तब उन 3 दिनों में शब ने मिलकर उसकी बहुत सेवा की थी। उसका हर काम ये लोग कर देते। अर्जुन तो मस्ती में ये भी बोल देता, तेरा इतना सारा काम कर ही रहा हो तो सोच रहा हूँ कि तेरे बदले का खाना भी हम लोग ही खाया करें। माहिका भी मस्ती में बोल दिया करती, आप लोग जिस हिसाब से कर रहे हो उस हिसाब से तो मुझे कभी कभी फीलिंग आती है कि अपन हीच भगवान है। ऐसे प्यार और साथ में साल गुजारा था सबने और आगे भी यही साथ बरकरार रखने का वादा हुआ था। पर अर्जुन ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली। उसने सामने देखा तो कबीर भी ठीक उसी की तरह बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके चेहरे के भाव बतला रहे थे और वो भी उन हंसी पलों को याद करने में व्यस्त था। तभी यामिनी ने आकर दोनों को बुलाया कि माहिका को फिर से धीरे धीरे होश आ रहा है। दोनों ही हड़बड़ी में जल्दी से वार्ड के अंदर गए। वहाँ अंदर अब 2 नर्सेज और एक डॉक्टर भी मौजूद थी। माहिका के हाथों की उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी बंद पलकों में आंखें भी हौले से हिल रही थी। वो धीरे धीरे चेतना में आ रही थी। इस बार पिछली बार की तरह माहिका चिल्लाकर नहीं उठी। उसने अपनी आंखें हौले से खोली और आसपास का मुआयना लेने लग गई। हाउ आर यू फीलिंग नाउ मिस माहिका, कहीं पर पेन या कुछ, डॉक्टर ने बड़े संजीदगी से पूछा। पर माहिका के मुंह से एक बोल ना फूटा। वो बस टुकुर टुकुर सबको देख रही थी, जैसे एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में पहली बार आने के बाद बड़ी बड़ी आंखों से सबको घूर घूर देखता है। माहिका से एक बार फिर डॉक्टर ने सवाल पूछा, पर इस बार भी माहिका के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। डॉक्टर ने कुछ देर जांच की, फिर नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए बाहर चले गए। दूसरी नर्स भी माहिका के पापा को सलाह मशवरा देकर बाहर गई। फिर सबसे पहले यामिनी माहिका के नज़दीक जा पहुंची। उसने खुद को बहुत ही सामान्य बना रखा हुआ था और एकदम पहले जैसे नॉर्मल रीत से पूछा, कैसी है माही। पर उसकी आवाज़ में फिर भी एक दर्द तो ज़रूर झलक रहा था। माहिका ने फिर भी कोई जवाब न दिया। बारी बारी से सब ने उसे पुकारा कर या कुछ पूछ कर देखा, पर माहिका तो वैसी ही जिंदा लाश की तरह बनी रही, जिसके सिर्फ सांसें, धड़कनें और आंखें चल रही हो। प्रेजेंट
सुबह का खिलखिलाता हुआ वातावरण था। चिड़ियों की चहचहाट के बीच सूरज की किरणें आसमान से निकलती हुई धरती को चूम रही थी। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था, पर माइका वहाँ प्रकाश की दुनिया में भी अंधकार से घिरी हुई थी। माइका चुपचाप से खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना कोई उमंग और ना कोई भाव। चेहरे से लेकर आंखें तब सब एक शेनियस और भावहीन थे। उसी कमरे के बाहर वे तीनों भी खड़े थे, उसे ऐसे देखकर जैसे वो तीनों का कलेजा पसीज रहा था। यार, मुझसे तो माही ऐसी नहीं देखी जा रही, अर्जुन ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। उसकी पलकें नम थी। सही में अर्जुन कहाँ खो गई मेरी चुलबुली बहन माहिका? उसके बगल में खड़े जतिन ने भी नम आंखों से कहा। और मेरी नौटंकी और पागलपंती से भरी बेइज्जती, अर्जुन ने कहा। पर इन दोनों के अलावा वहाँ खड़ा था कबीर, जो बिना कुछ कहे चुपचाप माहिका को देख रहा था। उसका भी चेहरा बिल्कुल माहिका की तरह भावहीन था। उसने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाला, उसमें से एक लॉकेट निकाला। लॉकेट सिल्वर कलर की चैन का था। उसमें बीच में बहुत ही प्यारा हार्ट शेप बना हुआ था। उस हार्ट शेप में उसकी, अर्जुन की, जतिन और माहिका की छोटी सी तस्वीर थी। उस तस्वीर में माहिका ने अपनी जीभ निकाल रखी थी और अर्जुन की पुतलियाँ ऊपर की ओर घूम रही थी। अर्जुन माहिका की तरफ देखता हुआ सिर पीट रहा था और जतिन मुंह दबाए दोनों को देख हंस रहा था। उस तीसरे लड़के ने खुद ने हौले से माहिका का हाथ पकड़ रखा था, प्यार से उसकी पागलपंती को निहार रहा था। उस तस्वीर को देखते देखते ना जाने कैसे एक आंसू की बूंद उसके गाल से होते हुए लॉकेट पर जा गिरी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जैसे अश्रुओं के उस सैलाब को अपने अंदर ही पी जाना चाहता हो। ये वही लॉकेट था जो कभी उसने माहिका को गिफ्ट दिया था। उसके बाद माहिका ने उसमें उस तस्वीर को भराया था और एक पल भी उस लॉकेट को अपने गले से दूर ना किया था। पर उस दिन के बाद कि उसने कभी लॉकेट की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसे अस्पताल में पूरी तरह से होश आए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। उसे डिस्चार्ज भी मिल चुका था और वो अपने घर पर ही थी, पर बस एक जिंदा लाश की तरह, ना कुछ ठीक से खाती और ना ही कुछ पीती। बोलना और सुनना तो जैसे वो भूल ही चुकी थी। हर वक्त बस खिड़की से बाहर घूरे रहती। वहीं दूसरी ओर कोर्ट में मिस्टर खुराना के दोनों बेटों और भतीजे को सेल्फ डिफेंस में इंस्पेक्टर राघव ने मारा था, ये बात साबित हो चुकी थी और अब ये केस कोर्ट के लिए बंद था। जनता और मीडिया में भी ये काफ़ी सराहने के बाद और माहिका के लिए सहानुभूति दिखा देने के बाद केस क्लोज हो चुका था। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।